Hello friends and welcome. This is Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor Psychology. इस वीडियो में अपन बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। मेरे पुराने वीडियो में अपन ने बात करी थी कि कम्युनिकेशन को हम कैसे प्रभावी या इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियां आती हैं कम्युनिकेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल बैरियर्स की, जो बाधाएं हमें पर्सनल लेवल पर आती हैं। पर्सनल लेवल पे से मतलब है सेंडर के लेवल पर या रिसीवर के लेवल पर। सबसे पहले इसमें है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो रिसीवर है वो रुचि ही नहीं लेगा, उसका अगर आप इंटरेस्ट नहीं अराउज कर सकते तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो एक क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो ध्यान ही नहीं देगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी अटेंशन को कैप्चर कर सको। दूसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज। आप ध्यान तो कैप्चर कर लेते हो, लेकिन अगर सेंडर को नॉलेज ही नहीं है, अगर उसको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, तो वो एक बाधा के रूप में कार्य करती है और कम्युनिकेशन अच्छा या प्रभावी नहीं हो पाता। इसके साथ साथ हम कई बार देखते हैं कि अगर वोकैबुलरी या शब्दकोश की भी अगर सीमा होती है तो वो भी एक बाधा के रूप में कार्य करती है, और वो अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर चाहे वो सेंडर या रिसीवर, उसकी आईक्यू में अगर कमी होती है, लो होती है, या उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इतनी प्रभावी नहीं होती, तो भी ये एक बाधा के रूप में कार्य करती हैं और हमारा कम्युनिकेशन उतना इफ़ेक्टिव या प्रभावी नहीं हो पाता। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सेंडर के साथ साथ जो रिसीवर है वो भी उस जो इन्फॉर्मेशन या सूचना को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो, पूरी तरह से उसका ध्यान उसमें हो, और इसके साथ साथ उसको समझने की उसके पास आईक्यू भी होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, मैंने पुराने वीडियो में भी ये बोला था कि हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है जिसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो किस उम्र का है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो सूचना को किस तरह से प्रेषित करेंगे उसका चयन किया जाता है। हम पिक्चर्स के माध्यम से करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चों की किताबें होती हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों की होती हैं, वो ज़्यादा कलरफुल होती है, ज़्यादा पिक्चर्स होती है, ताकि बच्चों को उसमें कार्टून्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बात को प्रभावी तरीके से उन बच्चों तक कन्वे किया जा सके। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ एक और जो पॉइंट है दैट इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है? अगर रिसीवर जो सूचना प्राप्त कर रहा है वो ऑलरेडी किसी चीज़ में उसका ध्यान पहले से ही ऑक्यूपाइड है, वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो वो जो आप सूचना देना चाह रहे हैं वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप अगर आपको दूं तो वो ये है, आपने देखा होगा कि जो आपके क्लासेस होती हैं स्कूल में भी या कॉलेज में भी, जो पीरियड होते हैं, तो वो आप ये देखते हैं कि जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है जो थोड़े से कठिन होते हैं, जैसे मैथ्स है, या जो थोड़े से आपके स्कूल में साइंस का होता है, या जो थोड़े आपको ज़्यादा आपकी अलर्टनेस चाहते हैं, ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, उनको शुरुआत में लगाया जाता है। अगर मान लीजिए मैथ्स का पीरियड आप 7th पीरियड लगा देंगे तो बच्चा ऑलरेडी इतना थक चुका होता है, वो ऑलरेडी इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका होता है कि वो जो आप जानकारी देंगे वो उस तक इफ़ेक्टिवली नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए ज़्यादातर 4th 5th पीरियड के बाद में गेम्स का पीरियड, लाइब्रेरी का पीरियड, स्पोर्ट्स का पीरियड, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ डाली जाती हैं। बच्चों को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ डाल दिया जाता है जिससे कि बच्चों का जो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, और
जो आप कहना चाह रहे हैं वो प्रभावी तरीके से कह दें। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम जो जानकारी जो देना चाह रहे हैं उसका जो रिसीवर है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किस समय दे रहे हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ विल टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हमने पहले बात करी पर्सनल बैरियर्स की, अब हम मनोवैज्ञानिक बाधाओं के बारे में बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो अनइंटेंडेड डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेज, मतलब ना चाहते हुए भी सूचनाओं को मोड़ना या उसको बिल्कुल विकृत कर देना। देखिए, तोड़ना मरोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम सभी कुछ धारणाओं से, भ्रांतियों से या जो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं, ठीक है। और ऐसे में देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हम सब, जैसे आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं हो सकता, हमको कोई कंट्री पसंद नहीं हो सकती, हमें कोई विशेष जाति पसंद नहीं हो सकती, हम उनके लिए कुछ पूर्वाग्रह बनाकर रखते हैं। अब अगर वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा भी बोलेगा तो क्या होता है, क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हम एक धारणा हमने बना रखी है, तो हम जो वो जानकारी हमें देता भी है, हम उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई मान लीजिए फ्रेंड है, लेकिन उससे आपका झगड़ा हो गया, अब आज की तारीख में आप उसको अपना फ्रेंड नहीं मानते। अब वो अगर आपके लिए एक कोई अच्छी भी सूचना देगी तो आपको ये लगेगा ना, ये तो मेरी फ्रेंड है ही नहीं, ये तो मेरा भला चाह ही नहीं सकती, एंड एज अ रिजल्ट हम उसकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो ये है, दिस इज अनइंटेंडेड डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेज, ठीक है। ये सिर्फ व्यक्ति पे ही नहीं होता, ये हम कोई जाति से अगर आप पूर्वाग्रह पाल के रख रहे हैं, हम कोई राष्ट्र, अगर हम सपोज हम पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान ने पर्सनली आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमें लगता है हमारे पूर्वाग्रह हैं, हम बायस्ड हैं, और हमें इसीलिए, देखिए अगर क्रिकेट का भी मैच चल रहा होता है, हम चाहते हैं कि नहीं इंडिया जीते। हम अगर पाकिस्तान मतलब देखिए गेम है, लेकिन वहाँ पर भी हम टोटली पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, अगर पाकिस्तानी कोई अगर उनके रन ज़्यादा बन रहे हैं या उन्होंने अच्छा खेल रहे हैं तो हम ऐसे उदास हो जाते हैं। या हम उनकी जो सूचनाएं हैं उनको हम एक पॉजिटिव वे में हम नहीं लेते, और वो उनके लिए भी अप्लाई करता है। बिकॉज हम प्रेजुडिसेस या बायसेस से ग्रस्त होते हैं, तो इसलिए हम उन सूचनाओं को या जानकारियों को सब्जेक्टिवली या तोड़ मरोड़ के हम उसको देखते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। दूसरी हम बात करेंगे सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है? देखिए, चयनात्मक प्रत्याक्षण। हम देखिए चीज़ों को अपनी आवश्यकताओं, अपनी अभिप्रेरणाओं के आधार पर देखते हैं। हम कोई भी चीज़, देखिए आप अगर टीवी पे भी कोई देखते हैं प्रोग्राम, आप अपने इंटरेस्ट, कोई को एडवेंचर के प्रोग्राम्स पसंद हैं तो आप एडवेंचर के प्रोग्राम्स देखते हैं, कोई को रोमांटिक चीज़ें पसंद हैं वो रोमांटिक देखता है, हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ भी उस आधार पर देखते हैं। इसके साथ साथ देखिए, आप कई बार होगा, हम जैसे अखबार देखते हैं, तो अखबार में भी क्या होता है, हमारा सेलेक्टिव परसेप्शन होता है। जिसको स्पोर्ट्स का रुचि है वो सबसे पहले स्पोर्ट्स की जानकारी देखेगा, जिसको रोज़ जो पॉलिटिक्स की रुचि है वो पॉलिटिक्स से संबंधित, राजनीति से संबंधित समाचार को पहले देखेगा, जिसको थोड़ा सा चटपटी खबरों का है वो पेज 3 को पहले देखेगा। तो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव परसेप्शन। हम चीज़ों को अपने इंटरेस्ट, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हम परसीव करते हैं। सपोज टीवी पे न्यूज़ चल रही है, आपको बोरिंग लग रही है, आपको नींद आ रही है, और एकदम से स्पोर्ट्स की चीज़ आती है और आपका एकदम से आप जाग जाते हैं, तो क्योंकि आपके इंटरेस्ट की चीज़ है वो। इसी तरह से आपने कई बार देखा होगा, जब हमें भूख लग रही होती है, हमें हर तरफ आपको खाने की चीज़ें दिखेंगी, आप बाहर भी कहीं जा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आपको बस बार बार तो कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो दैट इज सेलेक्टिव परसेप्शन। हम चीज़ों का प्रत्यक्षण या परसेप्शन अपनी आवश्यकताओं, अपनी अभिप्रेरणाओं के हिसाब से करते हैं। अनदर बैरियर इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है?
देखिए फिल्टरिंग मीन्स जो हम बोलते हैं ना छानना, जैसे चलनी में हम छानते हैं, तो हम क्या करते हैं, सूचना को पर्पजली मैनिपुलेट करते हैं। सपोज देखिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई नेता होता है, तो नेता के जो आसपास जो चमचे घूमते हैं या जो, तो वो व्यक्ति उसको ना वही चीज़ बताते हैं जो उसको सारी जानकारी नहीं देते, वो सिर्फ जिससे कि वो खुश हो सके। जैसे एक व्यक्ति, एक मैनेजर है, वो अपने बॉस को क्या बताता है, जो वो सुनना चाहता है। तो ये देखिए दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। कई बार घर में जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे भी देख लेते हैं कि पापा का मूड ठीक नहीं है, तो वो जैसे ना बड़ा कोशिश करते हैं कि पापा को खुश करने के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें, सूचनाएं ऐसी देंगे। वो एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बट वो सिर्फ सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर उसको ऐसे पेश करते हैं जिससे कि अगले को खुश किया जा सके। तो दिस इज पर्पजली मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। आपने सूचना को मैनिपुलेट कर लिया, जैसा आपको मिला आपने उसको उस रूप में नहीं, बट क्या है कि हम अपने फायदे के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम सूचनाओं को तोड़ मरोड़ देते हैं। सो दीज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो कि कम्युनिकेशन में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, और जिससे कि कम्युनिकेशन उतना प्रभावी या सटीक या इफेक्टिव नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे इमोशनल या संवेगात्मक बाधाओं के बारे में। देखिए हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और हम सब में इमोशंस, खुशी के, दुख के, डर के भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं। लेकिन देखिए जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं, सपोज जब हम बहुत खुश होते हैं, तो जब हम बहुत खुश होते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम उस चीज़ को पूरा सुनते ही नहीं हैं, उससे पहले ही हम उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर लेते हैं, उसकी व्याख्या अपने लिए हम कर लेते हैं। हम जब बहुत व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है, तो आप उसको कोई अच्छी चीज़ भी बताएंगे, तो क्योंकि उसकी संवेगात्मक स्थिति ऐसी नहीं है, तो वो क्या होता है, वो पूरी चीज़ सुनेगा ही नहीं। वो पूरी चीज़ सुने, अगर आपने उसको पूरी चीज़ बता भी दी तो वो उसने रिसीव नहीं करी, क्योंकि वो उस समय उस स्थिति में ही नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है कि हम अक्सर जो हमारी संवेगात्मक स्थिति है, जब हम खुश होते हैं हम चीज़ों को अलग तरह से इंटरप्रेट, सेम इंफॉर्मेशन, सेम सूचना, हम खुशी के अंदर उसको अलग तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। जब हम दुखी होते हैं हम उसकी व्याख्या अलग तरह से करते हैं। जब हम डरे हुए होते हैं तो उसका तीसरा ही एंगल। देखिए कई बार हम इतना डरे हुए होते हैं हम सही तरीके से बोल भी नहीं पाते। ठीक है, तो और इसी तरह से जब हम बहुत एक्साइटमेंट में भी होते हैं, कई बार हम वर्ड्स पूरे निकलते ही नहीं हैं, हम स्किप कर जाते हैं वर्ड्स को। तो ये जो हमारे इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा दुख की स्टेज, डिप्रेशन की स्टेज, या व्यक्ति बहुत एक्साइटमेंट की स्टेज है। आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं कि जैसे चार फ्रेंड्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो दीन दुनिया से दूर, उनको कम्युनिकेट ही नहीं होता। आप कुछ कहना भी चाहेंगे तो वो पूरी चीज़ को रिसीव ही नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो व्यक्ति कैसी संवेगात्मक स्थिति में है। तो ये जो हमारी इमोशनल कंडीशन है, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। और इसीलिए मैंने बोला कि जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का, डर का, डिप्रेशन का, दुख का, ये सारी जो संवेगात्मक स्थितियां हैं, ये एक बाधा के रूप में कार्य करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं। फिजिकल बैरियर्स जैसे सपोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बीच में दरवाज़ा बंद है, ठीक है, तो या बहुत बड़ी दीवार है, तो वो चीज़ जैसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, अब ये व्यक्ति लाउड स्पीकर पे भी बोल रहा है, लेकिन अगर उधर उस तक चीज़ नहीं पहुंच रही है तो उसको कम्युनिकेशन उस तक पहुंचा ही नहीं। सो जैसे बहुत शोर है, आपने कई बार देखा होगा जब हवाई जहाज ऊपर से जाता है, या ट्रेन पास से, आपने रेलवे स्टेशन पे अगर हैं या जिनके घर रेलवे स्टेशन के पास है, तो जब ट्रेन आसपास से गुजरती है तो हमें कुछ नहीं सुनाई देता।
तो ये जो फिज़िकल कंडीशंस हैं ये भी एक बाधा के रूप में कार्य करती हैं और जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। स्पेशली जहाँ पे जो रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहाँ एयरपोर्ट्स के पास हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली मार्केट के अंदर जो शोरगुल होता है, तो वहाँ पे हमको चीज़ पूरी सुनती ही नहीं है। तो जब हमको पूरी सुनेगी ही नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव होगा। तो ये भी एक बाधा के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं। कल्चरल बैरियर्स में देखिए भाषा के आपकी लैंग्वेज हो सकती है। अब कोई मान लीजिए फॉरेनर है, तो आप उसको हिंदी नहीं आती, आप उसको कितना ही बोल दें उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो भाषा का बैरियर हो सकता है। इसके साथ साथ एजुकेशन का बैरियर हो सकता है। कोई को कंप्यूटर नहीं आता, आप कंप्यूटर के बारे में बताएंगे तो उसको पता ही नहीं है, तो उसको कहाँ से कम्युनिकेट होगा। इसके साथ साथ देखिए कई बार एक्सेंट का फ़र्क पड़ता है। जो आपको इंग्लिश आती है लेकिन वही इंग्लिश एक अगर ब्रिटेन का आदमी बोलेगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि एक्सेंट अलग होता है। और इसीलिए जैसे कईयों को इंग्लिश आती है लेकिन जब इंग्लिश मूवीज़ होती हैं उनके एक्सेंट्स अलग होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन उतना प्रभावी नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ देखिए कई बार क्या होता है, हमारी संस्कृतियों का अंतर होता है। जैसे हमारे यहाँ पर हम ये देखते हैं इंडिया में पर्टिकुलरली, हम जैसे शादी होती है हम ब्राइट कलर्स पहनते हैं, दुल्हन रेड कलर का जो ब्राइट रेड है या पिंक है। लेकिन तो यहाँ पर जो जैसे कलर है वो क्या कम्युनिकेट करता है, हैप्पीनेस। लेकिन हमारे यहाँ पे हम सफ़ेद कपड़ा कब पहनते हैं, दुख में पहनते हैं। लेकिन वही चीज़ जो बाहर आप देखते हैं जो यूरोपियन कल्चर है वहाँ पर वो जो गाउन पहनते हैं वो वाइट कलर का पहनते हैं, तो उनका जो वाइट वो हैप्पीनेस वहाँ का दर्शा रहा है। बट देखिए ये कल्चरल बैरियर हो गया। हमारे यहाँ पे वाइट कपड़ा जो होता है वो शोक दर्शाता है, वो दुख या जो हम कहते हैं पीस दर्शाता है। लेकिन हम शादी ब्याह के अंदर अभी भी पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल लोग हैं वाइट अवॉइड करते हैं, ब्लैक अवॉइड करते हैं। हालांकि आजकल मॉडर्न हम ये थोड़े चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कल्चरल बैरियर्स होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए पिक्चर में भी दिखा रखा है। अब अगर उसको भाषा नहीं आती है तो ये व्यक्ति चाहे कितना ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोले लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा, वो अपने आराम से मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो दीज आर कल्चरल बैरियर्स जो एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, अनुभव हो, लैंग्वेज हो, एक्सेंट हो, हमारे जो कल्चरल जो रीति रिवाज हो। तो वो जब तक हम अगर उसको नहीं समझेंगे हमको वो कम्युनिकेट नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बाधा जो होती है वो होती है मैसेज से संबंधित। आपने जो मैसेज दिया, अगर वो मैसेज वेग है, वेग से मतलब अस्पष्ट है, तो अगर मैसेज क्लियर ही नहीं है तो आपको ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। सो मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर अस्पष्ट है तो अलग अलग लोग उसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैसेज में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैसेज कन्फ्लिक्टिंग है, कन्फ्लिक्टिंग मतलब उसमें दो तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो उसकी व्याख्या करे, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट वॉज ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन के अंदर और किस तरह से हम कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकते हैं। इस पे क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन आता है, सो इसको प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि या तो बाधाओं पे आ जाता है या कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावी बना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे आ जाता है। सो दोनों ही आई होप अब आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़।